नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली विधानसभा चुनावों में अब बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। अब तो नामांकन दाखिल करने के लिए तमाम हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स भी पहुंच गए हैं पर्चा भरने के लिए। और इस बीच हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच जो ये लड़ाई चल रही है वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है, यही समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लोकमत के पत्रकार आदेश रावल जुड़ रहे हैं। आदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदेश जी, ये जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच का रिश्ता है, ये क्या कहलाता है? देखिए, जिस हिसाब से मैं चुनाव में कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी देख रहा हूँ और राहुल गांधी के भाषण को डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कल राहुल गांधी रिठाला गए थे, जहां उन्होंने वो एक नाले के पास गए और उन्होंने कहा कि यह है पेरिस वाली दिल्ली, जो अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था। जी। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं कर रही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बात को समझती है और उनका ये मानना है उनके नेताओं का कि 2024 का लोकसभा चुनाव इंडिया अलायंस का जो मुख्य मकसद था वो था कि कैसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया जाए या उसको रोका जाए। हरा तो नहीं पाए, लेकिन बीजेपी को बहुमत से रोक दिया, 240 सीट्स आई। और मुझे लगता है कि वहीं तक ये मकसद था, जो कि पूरा हो चुका है। और जब इंडिया अलायंस का गठन हो रहा था तो इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ था कि राज्यों के चुनाव भी ये जो विपक्षी दल हैं साथ मिलकर लड़ेंगे। हम्म। हालांकि एक कोशिश हुई थी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। अब जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के 3 राज्यों के नेताओं ने, पंजाब, दिल्ली और गुजरात, इन तीनों ही राज्यों में जो कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक था उसको वो मेजर चंक अब आम आदमी पार्टी के पास चला गया है। हम्म। तो इन तीनों राज्यों के नेताओं ने राहुल गांधी को लेकर इस बात को लेकर कन्विंस किया कि देखिए, इंडिया अलायंस ठीक है, लेकिन जो हमारा मेन दुश्मन है वो बीजेपी तो है ही है, वो तो हमारी पुरानी दुश्मन है। लेकिन जो नए राजनीतिक दुश्मन हमारे इस दौर में पैदा हुए हैं वो अरविंद केजरीवाल है, तो हमें उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। तो ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, मुझे पहली बार 2015 और 2020 को छोड़ दूं तो हम्म। पहली बार वो चुनाव लड़ती हुई दिख रही है। वो उसके अंदर एक एक टीस है कि वो कैसे अपना खोया हुआ वोट बैंक वापस पाना चाहती है दिल्ली के अंदर, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक बढ़ेगा, वोट शेयर बढ़ेगा या सीटें आएंगी, जो कि 2 बार से जीरो आ रही है, तो हम्म। उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा, ये सबको पता है। लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि इससे हमें कोई परवाह नहीं है कि किसको फायदा मिल रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। ठीक हम्म। है, लेकिन हमें अपना वोट बैंक वापस चाहिए, हमें अपना संगठन दिल्ली में खड़ा करना है, क्योंकि जिन जिन राज्यों में आज से पहले आप देख लीजिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, जिन जिन हम्म। राज्यों में रीजनल पार्टीज कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ी हुई हैं, वहां कांग्रेस पार्टी कभी उभर नहीं पाई। और कांग्रेस पार्टी के भीतर से जो पार्टियां बन के निकली हैं वहां पे भी आप देख लीजिए। तो अब इनको लगता है कि पंजाब में, क्योंकि 3 साल ही सरकार को बने हुए हैं और दिल्ली में सिर्फ 11 साल हुए हैं, तो ये एक फर्टाइल लैंड है जहां से वो कोशिश करें तो वापसी कर सकते हैं। तो हम्म। ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये गणित है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच का, फिलहाल तक का। मतलब ये बात साफ है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि अगर उनकी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ेगी और बीजेपी की ताकत इस कदर बढ़ सकती है कि बीजेपी सत्ता में आ जाए तो कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैंने वही कहा ना आपको कि कांग्रेस, देखिए 2020 में जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, आम आदमी पार्टी जीत गई हम्म। और बीजेपी हार गई, तो एक सेलिब्रेशन किया गया कि देखिए हमने बीजेपी को हरा दिया। हम्म। लेकिन कांग्रेस के भीतर से ये आवाज भी उठी थी कि आपने बीजेपी को हरा दिया, लेकिन आप कब तक दूसरों की खुशी में तालियां पीटते रहेंगे? कांग्रेस पार्टी का खुद का क्या स्टेक है, आप उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? तो हम्म। इन 5 सालों में वो चीज डेवलप हुई है और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि बीजेपी जीते या हारे, आम आदमी पार्टी जीते या हारे, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें अपना वोट बैंक देखना है, हमें अपनी पार्टी देखनी है, अपना संगठन देखना है, अपने कार्यकर्ताओं को देखना है, उनको खड़ा करना है। ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और उसी हम्म। दिशा में दिल्ली का चुनाव जा रहा है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से पंजाब के नेता दिल्ली में बैठे हुए हैं, बार बार उस बात को एक्सपोज करते हैं कि जो जो वायदे पंजाब में किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। जिस हिसाब से राहुल गांधी ने सीधा हमला किया है हम्म। केजरीवाल के ऊपर, बिल्कुल लिहाज नहीं की कि वो हिस्सा है इंडिया अलायंस का, तो स्ट्रेटेजी साफ साफ दिख रही है।
नतीजे क्या होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है कि उन्हें सत्तारूढ़ पार्टी के सामने जोर शोर से मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है, और वो हम्म। आम आदमी पार्टी है। बिल्कुल। अच्छा, पिछला इलेक्शन अगर मैं देखूं 2020 का, तो 4.26 वोट परसेंट था कांग्रेस पार्टी का। इस बार जो आप स्ट्रैटेजी देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, अभी राहुल गांधी की जो सीलमपुर की रैली भी हुई, वो वेन्यू भी काफ़ी चर्चा में रहा, और साथ ही जिस तरीके से राहुल गांधी ने पिछड़ों की, दलितों की, माइनॉरिटीज़ की बात की, क्या समझ आ रहा है आपको कि कांग्रेस कहाँ टारगेट कर रही है? कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कि वो इस 4% वोट से बढ़ के लगभग 12 से 15% वोट शेयर तक पहुंच जाए। अगर इस वोट शेयर के साथ कुछ सीटें भी कन्वर्ट होती हैं तो वो उनके लिए अच्छा है। देखिए, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ पाने के लिए है। हम्म। पिछले 2 टर्म से कांग्रेस पार्टी की जीरो है। 2013 में 8 सीट आई थी, जिनके समर्थन से अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। अब इनको ये लग रहा है कि अगर हम 15% वोट शेयर हाईएस्ट अचीव कर लेंगे तो उसमें सीटें भी आ जाएंगी, खाता भी खुल जाएगा, और हम्म। आम आदमी पार्टी हार भी जाएगी। तो एक एक टारगेटेड सीट्स रखी गई हैं, मतलब 70 सीटों को लेकर नहीं चल रहे हैं। कुछ सीटें आइडेंटिफाई की गई हैं कि ये सीटें हैं जो हमारी प्रायोरिटी में हैं, इनमें हम जीत सकते हैं। इनमें जातिगत समीकरण के हिसाब से और तमाम समीकरण के हिसाब से पार्टी उन सीटों पे पैसा भी खर्च कर रही है, कैंपेन भी अच्छा कर रही है, और माइन्यूटली काम भी हो रहे हैं। राजस्थान और पंजाब से बुला के नेताओं को वहाँ स्टेशन भी किया गया है कि आपको ये हम्म। सीटें देखनी है। तो 15% का टारगेट है कि किसी भी तरीके से 15% वोट शेयर 4% से बढ़ा के करना है, जिससे आम आदमी पार्टी ये चुनाव हार जाए। बीजेपी भले ही जीत जाए, उनको लगता है कि अगले 5 सालों में वो अपना खोया वोट बैंक वापस पा लेंगे और विपक्ष के रूप में खड़े हो जाएंगे, जिसका फायदा आने वाले 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। ऐसा कांग्रेस के नेताओं का सोचना है, समझना है। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर, क्योंकि एक लंबा समय सरकार में रही, शीला दीक्षित जी की जब सरकार थी, लेकिन उसके बाद सरकार को एक तरीके से आम आदमी पार्टी ने ही खत्म किया कांग्रेस की, और उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी सत्ता में है। इस बार अगर मैं पर्टिकुलर आपसे जो बड़ी हॉट सीट है नई दिल्ली, उस सीट के बारे में बात करूं, क्योंकि वहां पर संदीप दीक्षित को फील्ड किया कांग्रेस ने, और संदीप दीक्षित पहली मर्तबा विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब दो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले 3 बार अरविंद केजरीवाल वो मैदान में हैं। किस तरीके से आप नई दिल्ली का चुनाव देख रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल के सामने इस बार समस्या ये है कि वो एक पॉलिटिशियन के रूप में पहली बार एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रहे हैं। इससे पहले कभी भी उनके सामने इस तरह की स्थिति नहीं आई। पहली बार उनके ऊपर शराब घोटाले के आरोप लगे और उसके बाद वो चुनाव के बीच में गए हैं। जब वो जेल में थे तो बड़ा प्रेशर था। सब लोग कहते थे कि भी इनको इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, सरकार जेल से ही चलाई, लेकिन जब बाहर आए, इस्तीफा दिया तो जनता के बीच में गए। हम्म। बेसिकली अरविंद केजरीवाल की स्ट्रैटेजी ये है कि वो देख रहे हैं कि अगर मैं जीत जाता हूं तो मैं ये कह पाऊंगा कि मैं जनता की अदालत में निर्दोष हूं, जनता ने मुझे नहीं माना कि मैंने शराब घोटाला किया है। तो ये हम्म। उनकी स्ट्रैटेजी है बेसिकली। उनके सामने संदीप दीक्षित हैं। संदीप दीक्षित अपनी माँ को लेके जो जितने भी स्टेटमेंट अरविंद ने दिए हैं उस आंदोलन के दौरान, जो 2013 12-13 में हुआ था, हम्म। अन्ना आंदोलन, जन लोकपाल, उन तमाम बातों का जिक्र करते हैं। संदीप दीक्षित सारी बातें कहते हैं कि जब आपने ये वायदे किए थे, यानी संदीप ना पिछले 11-12 साल का जो भी अरविंद केजरीवाल के वायदे हम्म। या भाषण थे, और खासकर शीला दीक्षित को लेकर, सोनिया गांधी को लेकर, वो उन तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं और उनको रिप्ले कर रहे हैं, याद करा रहे हैं। देखिए कि हम्म। आपने ये कहा था और आपने ये नहीं किया। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, अ, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि मैं वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ हूँ। एक गाड़ी थी उनके पास नीले रंग की हम्म। वैगनार, आज वो नहीं है। और जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, वो उस घर में रहती थी जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ है, जहाँ जिस घर में अभी उनकी जी। पत्नी रहती हैं। तो तो आज अरविंद केजरीवाल चलते हैं एमजी ग्लोस्टर में, जो कि 55 लाख की 50 लाख की गाड़ी आती है, और हम्म। करीब करीब 5 6 7 इनोवा साथ चलती हैं। और जब हम देखते थे शीला दीक्षित को, तो उनके पास एक गाड़ी थी ग्रैंड विटारा, और साथ में दो जिप्सी चलती थी, एक आगे एक पीछे। तो ये बात थी वीआईपी कल्चर की। फिर बात थी घर की। घर को लेके बीजेपी पहले से आक्रामक है कि शीश महल बना दिया। हम्म। जिसका बजट 8 करोड़ था वो बढ़ के 45 करोड़ हो गया, और पता नहीं क्या क्या उनके घर के बारे में कह रही है बीजेपी। तो वीआईपी कल्चर, घर, और
करप्शन के खिलाफ ये पार्टी बन के आई थी कि करप्शन है इस देश में तो जन लोकपाल की आवश्यकता है, और आंदोलन से ये पार्टी निकली। लेकिन उस पार्टी के ऊपर शराब घोटाले के आरोप लगे कि आपने गली गली में शराब की दुकान खोल दी और इतना पैसा इसमें आपके ऊपर ये आरोप है, और उसमें मुख्यमंत्री समेत उनके कई मंत्री जेल में गए, सांसद हम्म। भी गए। तो उन ये सब एक डिफरेंस है। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस बार काफी आक्रामक है आम आदमी पार्टी के हम्म। ऊपर। और मैं ये कहूंगा कि ये पहली बार लिटमस टेस्ट है अरविंद केजरीवाल का, वो उससे कैसे बाहर निकलते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिल गए हैं, तो उनको भी इस हम्म। बात का एहसास है कि कहीं ना कहीं दिक्कत है। क्योंकि अरविंद कभी भी ऐसे कोई भाषण नहीं देते हैं, बड़े शातिर पॉलिटिशियन है। आपको याद होगा कि जब वो हमेशा कहते थे कि हमारे यहाँ रेड पड़ने वाली है, हमारे लोगों को अरेस्ट करने वाले हैं, बाद में हम्म। वो सब हुआ, रेड भी पड़ी, उनके लोगों को अरेस्ट भी किया गया, उनको खुद को भी अरेस्ट किया गया। तो ये जो तमाम बातें हैं, मैं ये कहूंगा इसमें कि अरविंद केजरीवाल के सामने पहली बार दिल्ली की जनता जो है उनसे हल्की सी नाराज दिख रही है। अब वो हल्की नाराज है, ज्यादा नाराज है, ये समझ में आएगा 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा। हम्म। कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं, आपको क्या ये लग रहा है कि 2015 और 2020 के चुनाव में तो कांग्रेस साफ हो गई थी दिल्ली में, लेकिन इस बार देखिए आज तो कांग्रेस का नया ऑफिस भी इनॉग्रेट हो गया, इंदिरा भवन। क्या ये नई कांग्रेस बनकर निकल के आई है दिल्ली के चुनाव में? क्योंकि स्टेट यूनिट लगातार ये कह रही थी कि कोई अलायंस नहीं करेंगे हम दिल्ली विधानसभा चुनावों में, और शायद ये बात उन्होंने मनवा भी ली हाईकमान के सामने। ये जो आप कांग्रेस की रणनीतियां देख रहे हैं, या जिस तरीके से वो अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं, अपने इंडिया अलायंस का लिहाज भी नहीं कर रहे हैं, और राहुल गांधी खुद सीलमपुर की रैली में आते हैं और फिर अरविंद केजरीवाल पर एक के बाद एक हमले करते हैं, चाहे वो जातीय जनगणना की बात हो, अदानी का मुद्दा हो, या जो उनके पुराने वायदे भ्रष्टाचार, प्रदूषण, साफ सफाई, सड़कें, तमाम मुद्दों पर घेरते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि इंडिया अलायंस का जो मकसद था वो पूरा हो चुका है, और वो हम्म। मकसद था 2024 का लोकसभा चुनाव। और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की एक आदत है, वो तमाम जो भी फैसले होते हैं वो राज्यों की इकाइयों पर छोड़ देते हैं। जैसे जब हरियाणा का इलेक्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सीटें देनी चाहिए आम आदमी पार्टी को, लेकिन ये फैसला हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी करेगी। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि हम सीटें नहीं देंगे, तो ये मामला रिजॉल्व हो गया। हम्म। अब ऐसे ही दिल्ली का चुनाव था, तो जो दिल्ली के नेता है उन्होंने समझाया कि उन्होंने अपनी बात रखी लीडरशिप के सामने और कहा कि देखिए, हमें स्ट्रांगली लड़ना होगा। अब हम इस बात का लिहाज नहीं कर सकते, और कब तक हम इस बात की शर्म करेंगे कि ये हमारे गठबंधन का हिस्सा है। हम्म। और गठबंधन निभाने की जिम्मेदारी सारी कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही क्यों है, जो हम्म। बाकी सहयोगी दल हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं है। अब आप एक चीज देखिए कि अजय माकन ने एक ट्वीट किया कि मैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और बताऊंगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल देश विरोधी हैं। हम्म। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आधे घंटे पहले राहुल गांधी का फोन आया और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रुकवा दिया, क्योंकि इंडिया अलायंस के बाकी सहयोगी दलों ने फोन करके ये कहा कि ये हमारे सहयोगी हैं, अरविंद केजरीवाल एक पार्टी के मुखिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनके खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने वो बात मानी, अजय माकन को ये कहा कि ठीक आप मत करिए। लेकिन इन सब के बाद समाजवादी पार्टी, शरद पवार, हम्म। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, इन सब ने अपना समर्थन दिया। ये एक नैरेटिव होता है बेसिकली अरविंद केजरीवाल को। हम्म। हालांकि इनका कोई वोट बैंक दिल्ली में नहीं है, लेकिन जब आपको ये सब करना था तो आपको न्यूट्रल रहना चाहिए था, क्योंकि हम्म। जो सबसे बड़ी पार्टनर है इंडिया अलायंस की कांग्रेस पार्टी, वो उन्होंने आपकी बात मानी और उस हम्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया, और उसके बाद अपना समर्थन उनको दे दिया, अरविंद केजरीवाल को। तो सिंबॉलिकली ही सही आपने साफ अपनी मंशा दर्शा दी कि देखिए किस तरीके से। आप देखिए पार्लियामेंट सेशन जो अभी चल रहा था, विंटर सेशन, उसमें भी गौतम अडानी के इशू पे कांग्रेस को आइसोलेट किया गया, बाकी हम्म। सब इश्यूज पे इंडिया अलायंस एक था। लेकिन जैसे ही गौतम अडानी का इशू आता है तो इंडिया अलायंस उसमें बट जाता है, सिर्फ कांग्रेस हम्म। पार्टी अकेली बचती है जो वहां पे प्रोटेस्ट करती है उनके खिलाफ। तो ऐसे ही दिल्ली चुनाव में किया जा रहा है। तो मेरे मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कांग्रेस पार्टी करना चाहती थी या जो कर रही थी, बाकी अलायंस के साथियों की बात मान रही थी, तो उनका भी ये फर्ज बनता था कि वो भी मिलजुल कर चले, क्योंकि ये सहयोगी होना यानी दोस्ती निभाना एक एक दोस्त का काम नहीं होता है। उसमें हम्म। सबको आगे मतलब बढ़ चढ़ के भाग लेना पड़ता है, तभी रिश्ते चलते हैं, तभी रिश्ते निभाए जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि
जब इंडिया अलायंस के लोगों ने अपना समर्थन दे दिया, उसके बाद राहुल गांधी को ये बात कही गई या उनके समझ में आई, उसके बाद वो अरविंद केजरीवाल को लेके आक्रामक मोड में आए, जो आपने कल देखा, और कहा कि पेरिस वाली दिल्ली ये है जो बनाई है केजरीवाल ने। क्या ये जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं, चाहे आपने जो शरद पवार की बात की हो या उद्धव ठाकरे की पार्टी या अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उनकी तरफ से जो समर्थन अरविंद केजरीवाल को दिया गया, शरद पवार ने कहा कि उनकी भावना है कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली चुनाव में मदद की जाए। एक तरीके का प्रेशर बिल्ड पॉलिटिक्स थी ये कि कांग्रेस थोड़ी नरम पड़ जाए दिल्ली चुनाव में। नहीं, कांग्रेस नरम पड़ी थी। कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस डाल दी। कांग्रेस ने ये कहा कि हम इनको देश विरोधी नहीं कहेंगे। कांग्रेस नरम पड़ी, लेकिन जब इंडिया अलायंस के साथियों ने उधर अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन दे दिया, तो फिर कांग्रेस ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। फिर कांग्रेस को लगा कि नहीं, अब हम किस बात की लिहाज करें, कि जब जब या तो ये लोग न्यूट्रल रहते, इंडिया अलायंस के सहयोगी थे, कि बिचौलिए की तरह काम करते, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करते या बातचीत करते, जो भी हो सकता था वो कर सकते थे। जब उन्होंने इस बात का लिहाज नहीं किया, तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, और कांग्रेस पार्टी को लगा कि अब ठीक है, हम कब तक और किस शर्त पे, देखिए क्या होता है, हर चीज की एक कॉस्ट होती है। कांग्रेस के पास दिल्ली में खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली में खोने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल। और जब जब शुरुआत में इनकी बातचीत चल रही थी समझौते को लेके, तो अरविंद केजरीवाल ने समझौते के बीच में ट्वीट करके ये कहा, बातचीत के बीच में ट्वीट करके ये कहा कि मैं दिल्ली में कांग्रेस पार्टी से या किसी से समझौता नहीं करूंगा। वहां से बात पूरी बिगड़ गई थी, और उसके बाद से लेकर अब तक अब मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अगर कांग्रेस पार्टी अपना 12 से 15% वोट शेयर ले आती है, तो अरविंद केजरीवाल ये चुनाव हार भी सकते हैं। स्थिति वैसी पैदा। बड़ी बात कह रहे हो आप, क्योंकि एक पार्टी जो तकरीबन 54% वोट शेयर लेकर आती है, जिसकी 62 सीटें पिछली बार आती हैं, उससे आप ये कह रहे हो कि वो हार भी सकती है अगर कांग्रेस 12-15% बढ़ जाती है तो। जी, अब दिख रहा है ऐसा। अब देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अगर ये सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी के पास है, और अगर कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो उसका वोट बैंक वापस आएगा, और वो सीधा सीधा कम होगा आम आदमी पार्टी के वोट बैंक से। और जो बीजेपी जो 35-36% पे खड़ी हुई है, तो उसको उसको उसका फायदा मिलेगा, और वो उनकी सरकार बन जाएगी। तो इसमें तो कोई ज्यादा मतलब ऐसी बात नहीं है कि जो मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ जो समझ में ना आए। लेकिन लेकिन इसमें मैं ये कहूंगा कि अ, कांग्रेस ने ये तय किया कि अब हम कोई लिहाज नहीं करेंगे, और अब हम अपनी पार्टी के हिसाब से, अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के हिसाब से राजनीति करेंगे, ताकि हम दिल्ली में अपने आप को खड़ा कर सकें। और वैसा ही उसी दिशा में काम भी चल रहा है। और राहुल गांधी की एक रैली हुई है, कल उनका विजिट हुआ था मकर संक्रांति के ऊपर इटाला में, जहाँ वो एक नाले के पास गए थे, जो वहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। तो अब आगे ये चीजें और बढ़ेंगी, अटैकिंग मोड में आएंगे, और देखते हैं लड़ाई कहाँ तक जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये चुनाव लगभग लास्ट वीक में जाके सेटल होगा, जहां हम बता पाएंगे आपको कि हाँ, अब ये स्थिति पैदा दिल्ली में हो गई है, और अब ये नतीजे आने की संभावना है। अच्छा, ये जो बात आपने कही, आपको क्या फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं? अगर मैं जो मुद्दों की बात करूं, आपको लग रहा है कि 10 साल की सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी वाला माहौल दिल्ली में नज़र आ रहा है, या जो अरविंद केजरीवाल पर कथित शराब घोटाले मामले में जो आरोप लगे वो जेल गए, उनकी पार्टी के टॉप लीडर्स जेल होके आए, फिर वो शीश महल का मुद्दा आ गया, आपको लग रहा है ये सब दिल्ली के वोटर्स के जहन में है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एंटी इनकम्बेंसी है एमएलए के खिलाफ। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने सीटें चेंज करी, इसीलिए उन्होंने टिकटें काटी। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि इन्होंने अपने विधायकों से बातचीत करके टिकटें काटी, जिससे बगावत कम हुई, जो कि एक अच्छी चीज है, जो कांग्रेस और बीजेपी नहीं करते हैं। और एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे हैं, तो जाहिर है कि तभी सीटें चेंज की हैं, तो इस बात का अंदेशा उनको भी है। उसके बाद फिर शराब घोटाले के आरोप, करप्शन के आरोप। आप एक बात समझिए कि फ्री बिजली, फ्री पानी का जो मुद्दा है, ऐसा नहीं है कि रेवड़ी कल्चर या रेवड़ी देने के बाद भी सरकारें हारती नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तेलंगाना की केसीआर सरकार। उस सरकार ने खूब रेवड़ियां बांटी जनता को, उसके बावजूद भी वो चुनाव हार गए। तो जनता, जब आप जनता को आदत डाल देंगे फ्री की चीजों की, तो जब उन्हें आज की डेट में आप पिछले 10 साल से फ्री बिजली पानी दे रहे हो, तो अब उनको ये चाहिए कि इससे आगे क्या। अब आप बीजेपी भी तो आपको फ्री राशन दे रही है, केंद्र सरकार।
तो अब इनको ये तय करना है दिल्ली की जनता को कि कौन हमें ज्यादा फायदा दे रहा है। दूसरा, अब आप देखेंगे कि 21 रुपए का वादा किया है कि महिला सम्मान योजना में, और उसी में कांग्रेस पार्टी का वायदा है कि वो 2500 रुपए देंगे। तो अब आप देखिए जिस हिसाब से एलजी साहब की भूमिका रही है पिछले कुछ इन दिनों में, जी। और अभी लेटेस्ट तो उन्होंने एक इंटरव्यू भी दे दिया, काफी पॉलिटिकल इंटरव्यू था वो। तो जो भी सरकार बनेगी, अगर मैं बीजेपी को छोड़ दूं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सरकार अगर बन जाती है, हम अज्यूम कर रहे हैं, तो वो डिलीवरी नहीं कर सकते जो ये वादे कर रहे हैं, एलजी साहब उसको करने नहीं देंगे। तो इसके बहुत सारे रिperकशंस हैं इस दिल्ली की सरकार के, क्योंकि महाराष्ट्र में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, वहां महिला सम्मान के नाम पे महिलाओं को पैसा चला गया था। एक किस्त गई, दो किस्त गई, तीन किस्त गई, झारखंड में भी। दिल्ली में ये संभव नहीं है। दिल्ली में ये तभी संभव हो पाएगा जब दिल्ली में सरकार बीजेपी की बने, तब यहाँ के लोगों को फायदा मिल सकता है, महिलाओं को सम्मान मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, क्योंकि एलजी और बीजेपी मिलके करेंगे। लेकिन बाकी पार्टी के साथ आदेश जी, बाकी ये जो बात आप कह रहे हैं है तो मतलब सब जानते हैं कि किस तरह से दिल्ली में सरकार चली है, उपराज्यपाल ने क्या किया है, केंद्र ने क्या किया है। लेकिन क्या दिल्ली की जनता इतनी टेक्निकलिटी समझ रही है कि उपराज्यपाल ये फाइल जो है वो पास नहीं होने देंगे, और जो वादा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 2100 देने का, या कांग्रेस कर रही है 2500 देने का, वो पूरा नहीं हो पाएगा, उसमें कहीं ना कहीं कोई पेच फंस जाएगा? नहीं नहीं, जनता ये बातें कहाँ समझती है। हम तो आपके इस बातचीत के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने रजिस्ट्रेशन कराया, फॉर्म भरवाए महिलाओं से कि हम सरकार हमारी बनेगी, हम 2100 रुपये आपको देंगे। तो क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक एक उम्मीद जनता के बीच में आप पैदा नहीं करोगे, तब तक ये चीजें संभव नहीं हो पाती हैं। बाकी राज्यों के मुकाबले दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार डिलीवर नहीं कर सकती चुनाव से पहले। वो उनके लिए एक मेजर सेटबैक है इस योजना में। अदरवाइज तो ये योजना ट्राइड एंड टेस्टेड है। मध्य प्रदेश में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, हर जगह इसका लाभ सत्तारूढ़ पार्टी को मिला है। तो यहाँ भी मिल सकता था, लेकिन यहाँ परिस्थितियां अलग हैं, क्योंकि एलजी साहब बैठे हैं, पूर्ण राज्य नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है पूरा। तो यहाँ यहाँ डिफरेंट रीजंस हैं। तो अब ये समझ में आएगा कि दिल्ली की जनता किसकी बात को सत्य मान रही है। वो तो जिस दिन रिजल्ट आएगा तो मैं बता पाऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो अनुकूल नहीं है आम आदमी पार्टी के पक्ष लेकिन में। एक जो सवाल अरविंद केजरीवाल अक्सर पूछते भी हैं, और जो है भी सवाल, कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी या कांग्रेस कोई चेहरा नहीं दे रही है। इस बार भी चुनाव में अभी तक कोई चेहरा नहीं घोषित किया है बीजेपी ने, और ये मुद्दा बना देते हैं आम आदमी पार्टी के लोग भी, अरविंद केजरीवाल भी, कि केजरीवाल के बनाम कौन है मैदान में। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा है उसके सामने बीजेपी या कांग्रेस की तरफ से कोई चेहरा ना देना उनके लिए सही है, या अगर चेहरा दे देते तो थोड़ा शायद बस बन जाता? देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो उतना स्टेक हाई नहीं है कि वो चेहरा दे, और कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी भी ऐसी रहती है कि वो कभी चेहरा देते नहीं है पहले किसी भी राज्य में। अब हाल ही में जहां जहां चुनाव हुआ है, हरियाणा में, झारखंड में और महाराष्ट्र में, वहां कांग्रेस पार्टी ने पहले किसी चेहरे की घोषणा नहीं की थी। ये उनके रिवाज में नहीं आता। अगर मैं छोड़ दूं 2017 का पंजाब का विधानसभा चुनाव, जहां राहुल गांधी ने जाके घोषणा की थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है। और रही बात बीजेपी की, बीजेपी ने अपने चेहरे देके देख लिए। किरण बेदी को चेहरा बनाया था, तो उनको फायदा नहीं होता उन चीजों से। तो इस बार मुझे लगता है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है, जो कि दिख भी रहा है। उनकी जो स्कीम्स हैं, उनके जो प्रचार तंत्र है, उसमें साफ नजर आता है कि प्रधानमंत्री मोदी ही उनका चेहरा है। तो ये बात सही है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बहुत पॉपुलर हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की का स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं है, और बीजेपी चेहरा देके देख चुकी है, तो उनको सफलता नहीं मिली। और 26 साल हो गए बीजेपी को दिल्ली से बाहर गए हुए, जबकि जबकि आप 10 साल से केंद्र सरकार में आपकी सरकार है, और अगले 5 साल आपको और मिल गए हैं, तीसरा टर्म भी मिल गया आपको। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी का भी एक लिटमस टेस्ट है कि कैसे वो दिल्ली को जीते। क्योंकि जब जब भी इतिहास में बात होगी आगे चल के, और हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी 3 टर्म इस देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वो दिल्ली नहीं जीत पाए, तो इसके भी राजनीतिक रूप से दूरगामी परिणाम होते हैं, चर्चा होती है, और इतिहास में आपको कैसे देखा जाए, इस बात पे भी चर्चा होगी।
तो हम्म। कहीं कहीं ना कहीं बीजेपी जो है ना अपना इतिहास लिख रही है इस बार के चुनाव में। और वो कह पाएंगे आगे चल के कि अगर जीत जाते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे टर्म में 26 साल बाद बीजेपी दिल्ली जीत गई थी। आपको अगर आपको जीत लग रहा है जाते कि हैं तो बीजेपी का जिस तरीके से उम्मीदवारों का चुनना, रमेश बिधूड़ी को लेकर तो बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन उनके अलावा अगर देखें तो बीजेपी का जो अभी तक का कैंपेन आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार थोड़ी एडवांटेज मिल रही है बीजेपी को? नहीं, अभी अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी चुनाव जो है ना वो आ, उठा नहीं है। मतलब हम्म। चुनाव स्टार्ट हुआ है, अभी नॉमिनेशंस हो रहे हैं। अभी अभी समय लगेगा इसके ऊपर, क्योंकि बीजेपी हर रोज अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रही है। हम्म। वो पहले शीश महल पे थी, फिर वो गई, पूर्वांचल के लोगों का अपमान हो गया, फिर कुछ और हो जाता है हर दिन। जो है ना कैंपेन टिक नहीं पा रहा है अभी। तो हम्म। सस्टेन करना बड़ा जरूरी है किसी भी पार्टी का कैंपेन। तो अब देखते ये हैं कि अगले इस नॉमिनेशन के बाद जब प्रचार प्रचार जोर शोर से शुरू होगा, रैलियां होंगी, क्या इशू निकल के आते हैं और जनता किस इशू पे वोट देगी, ये भी डिसाइड नहीं हुआ है। तो इसका जवाब मैं आपको दे पाऊंगा लगभग 25 तारीख के बाद कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। अच्छा, ठीक है जैसा आपने अनुराधा। पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 12 से 15% वोट शेयर की तरफ टारगेट कर रही है। अगर एक सिचुएशन मान लेते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी वो अचीव करने में, अपना टारगेट अचीव करने में कामयाब होती है और दिल्ली में क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती किसी को, तो क्या लग रहा है आपको, कोई चांस बनेगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकार बना ले? नहीं, देखिए कुछ कह नहीं सकते इसमें, इस बारे में तो अभी, क्योंकि सवाल पूरा हाइपोथेटिकल है। और हम्म। कि क्या परिस्थिति बनती है। हमेशा ही किसी भी चुनाव में प्री पोल स्थिति की अलग होती है, पोस्ट पोल की अलग होती हैं। और भाई जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी मिल सकते हैं, जब 2013 में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस मिल सकते हैं, तो हम्म। कोई भी मिल सकता है। इस बात को कहाँ नकार सकते हैं। राजनीति में, राजनीति संभावनाओं का खेल है। यहाँ बिल्कुल। कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। तो इस बात को नहीं नकार सकते कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। हम्म। तो राजनीति में कभी भी कोई इतनी दुश्मनी नहीं करता कि कोई दोस्त ना बन सके। हम्म। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि सवाल थोड़ा सा जल्दी है अभी, क्योंकि समय काफी बचा हुआ है। चुनाव बिल्कुल। बनेगा, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं लगती मुझे कि जो हंग असेंबली आए, ऐसी स्थिति नजर नहीं आती। अच्छा, राहुल गांधी की सक्रियता क्या और बढ़ने वाली है दिल्ली चुनाव में? देखिए, अभी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्लान कर रही है कि वो कौन कौन सी ऐसी सीट्स हैं जहां कांग्रेस लीडरशिप को जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए, रैली होनी चाहिए। तो उस हिसाब से अपनी वो रिपोर्ट जल्दी सबमिट कर देंगे। और वो फिर समझ में आएगा कि कितनी रैली कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी की और खड़गे साहब की प्लान की जा रही है, कितने रोड शो प्लान हो रहे हैं। अभी अभी उसका भी इनिशियल स्टेज है, रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि किन किन 70 सीटों पे फोकस नहीं करना है और जिन जिन सीटों पे फोकस करना है उसी में बता पाएंगे कि भैया कितनी रैलियां होंगी। अभी इस पे काम चल रहा है। जी। तो मतलब अभी बहुत कुछ गेम पलटने वाला है, पलट सकता है या पलटेगा या नहीं, ये तो खैर 8 तारीख को क्लियर हो जाएगा। लेकिन दिल्ली का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है और दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आदेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है थोड़ा, और जैसा कि आदेश जी भी कह रहे थे कि अभी तो चुनाव उठेगा और जैसे जैसे चुनाव उठेगा वैसे वैसे सियासी सरगर्मी बढ़ेगी और फिर पता चलेगा कि आखिर दिल्ली की जनता के मन में क्या है। लेकिन क्या है ये सिर्फ 8 तारीख को ही पता चलेगा।